नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। मैं संजीव कुमार स्वागत करता हूँ आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु क्लासेस ऑनलाइन में, जहाँ पे हम लोग शिक्षक संबंधित सभी प्रकार के परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। तो आज का क्लास हम लोग शुरू करेंगे। उससे पहले आप लोगों के लिए एक आज मोटिवेशनल है। दर्द गम डर जो भी है बस तेरे अंदर है, खुद को खुद के बनाए पिंजरे से निकल कर देख तू भी एक सिकंदर है। दर्द गम डर जो भी है बस तेरे अंदर है, खुद के बनाए पिंजरे से निकल कर देख तू भी एक सिकंदर है। तो कहने का मतलब है कि जो भी आपको परेशानियां जो भी समस्याएं हैं बस आपके अंदर हैं, उससे बाहर निकलिए और जो भी तैयारी कर रहे हैं और उस अच्छी से करिए और आप खुद एक सिकंदर हैं। बस इन समस्याएं तो आती आती रहेंगी और उसे दूर करना बस आपके मन का खेल है। मेहनत कीजिए, सफलता निश्चित मिलेगी। तो हम लोग आज की जो क्लास करेंगे वो ईवीएस की क्लास होने वाली है। सीटेट नवंबर 2012 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग पिछली क्लास में 2011 किए थे। आज हम लोग 2012 करेंगे। और जो व्यक्ति इस वीडियो को नहीं देख पाए थे पिछली क्लास वाले को, आप लोग आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और आज का जो क्लास होने वाला है इसमें हम लोग सभी क्वेश्चन डिस्कस के साथ साथ सभी समस्याओं को अच्छी तरह समझेंगे और उसका समाधान करेंगे। और पिछले क्लास में मैंने कुछ क्वेश्चंस दिया था और बहुत स्टूडेंट ने उसका जवाब दिया है, तो उसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। जो होमवर्क मिला था उसका जवाब बहुत स्टूडेंट्स ने दिए हैं, जिसमें से अमित सिंह हैं, आभा कुमारी हैं, गीतांजलि टिग्गा जी हैं, सीमा पॉल जी हैं। तो इन सब स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा जवाब दिया है। तो हमारा जो क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन, सीखने के लिए बच्चे की तैयारी के संदर्भ में एक शिक्षक के लिए यह महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन था बच्चे के पूर्व अधिगम पर ध्यान न देना, बच्चों के समान ज्ञान का निर्धारण करना, अधिगम के प्रति बच्चे के अभिप्रेरणा को मापना, बच्चों पर तैयारी का नियम लागू करना। तो ये इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये सबसे अच्छा आपका आंसर सी हो जाएगा। ओके, कि हम बच्चों में जो अभिप्रेरणा है, रुचि है, बिना अभिप्रेरणा और रुचि के बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं। तो शिक्षकों को ये चाहिए कि बच्चे में क्या इंटरेस्ट है, क्या रुचि है, किसी भी सब्जेक्ट के प्रति उसको जानने का कोशिश करें। और अगर किसी में रुचि कमी है, अभिप्रेरणा कमी है, उसे बढ़ाएं। अगर अभिप्रेरणा रहेगा, प्रेरणा रहेगा तो बच्चे जिंदगी भर सीखेंगे। कहीं सीखने की प्रक्रिया जीवन भर चलती है। तो हमारा सी आंसर हो जाए, जो जिन जिन स्टूडेंट ने सी दिया है उसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 2 नंबर, इनमें से कौन सा कारक सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो पहला है केवल अनुवांशिक बनावट। केवल अनुवांशिक बनावट नहीं हो सकता है, आपका पर्यावरण भी भूमिका निभाता है, इसलिए ये आपका नहीं होगा। नेक्स्ट आता है भौतिक आधारभूत संरचना, तीसरा है परिपक्वता तथा शारीरिक छवि, और चौथा है सामाजिक संदर्भ तथा संवेग। तो इसमें आपका आंसर डी हो जाएगा, सामाजिक संदर्भ तथा संवेग। क्यों? क्योंकि जब भी कुछ सीखने की बात आती है, बिना समाज के कोई व्यक्ति नहीं सीखते। आपका शारीरिक परिपक्वता बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप अच्छे समाज में नहीं रहते हैं तो वहाँ पे आप नहीं सीख सकते हैं। तो सीखने के लिए सामाजिक संदर्भ, किस समाज में रहते हैं, और संवेग, संवेग आपका मनोभाव जो है उस वो दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए इसे जानना बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 76 नंबर, जो आपका नवंबर 2012 के सीटेट एग्जामिनेशन में आ चुका है और ये ईवीएस पेडागोजी का है। तो हम लोग सभी क्वेश्चन को बारीकियों से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन है, एक पब्लिक स्कूल में प्रत्येक कक्षा में लगभग 2 से 3 बच्चे विशेष आवश्यकता वाले हैं। कुछ बच्चे शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग बाधित हैं। ये बच्चे अन्य बच्चों के साथ उसी कक्षा में एक साथ पढ़ते हैं। उपयुक्त पब्लिक स्कूल में से किसका अनुपालन करता है? पहला ऑप्शन है आपका सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, दूसरा है समावेशी शिक्षा। आप लोग जो आंसर जानते हैं वो आप लोग कॉपी में लिख सकते हैं और उसको फिर मिला लीजिएगा। तीसरा है समवयस्क शिक्षा और चौथा है प्रतिपूरक प्रतिपूरक अधिगम। तो
हम लोग जानते हैं कि जब बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाता है और उसमें चाहे वो दिव्यांग बच्चे हों, तेज बच्चे हों, भूसगोल बच्चे हों, अलग अलग भाषाओं के हों, सभी को जब एक साथ पढ़ाया जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, समावेशी शिक्षा कहते हैं। तो इसमें से आप लोग समझ ही गए हो क्या आंसर होगा। तो इसमें आपका जो 2 नंबर आंसर है समावेशी शिक्षा, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो जिन जिन लोगों ने 2 नंबर सोचा है या लिखा है वो आपका सही आंसर है। ओके, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सरिता की शिक्षिका उसे विभिन्न सामूहिक गतिविधियों में शामिल रखती है, जैसे समूह परियोजना, समूह चर्चा आदि। उसकी शिक्षिका सीखने के किस आयाम का अनुगमन कर रही है? उसी की शिक्षिका सीखने के किस अनुगमन कर रही है? तो हमारा पहला ऑप्शन है मनोरंजन द्वारा सीखना, भाषा निर्देशित सीखना, प्रतियोगिता आधारित सीखना, और चौथा है सामाजिक गतिविधियों के रूप में सीखना। तो परियोजना कर रही है, समूह चर्चा कर रही है, अलग अलग चीज़ों से इस तरह से जब हम बच्चे को सिखाते हैं तो हमारा ये उद्देश्य रहता है कि जो सामाजिक गतिविधियां हैं उसमें बच्चे को अधिक से अधिक इन्वॉल्व किया जाए। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा आपका, कि उसे सामाजिक गतिविधियों के रूप में सिखाना। और सामाजिक गतिविधियों के रूप में सीखेंगे, सोशलाइजेशन बच्चों को करेंगे तो इससे बच्चे ज़्यादा सीखेंगे, समूह करेंगे, परियोजना करेंगे, तो इस तरह से बच्चों में जो होता सीखने की गति तेज होता है और वो अच्छी तरह से बातों को सीखते हैं, उसे कोई भी चीज़ सीखना बहुत ही आसान लगता है। चलिए, तब हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन है, रोहन के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। इसका आयोजन एक उद्देश्य के साथ किया गया था। आपके विचार से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक उपयुक्त है? कोई भी चीज़ जब स्कूल में आयोजन किया जाता है तो उसमें विज्ञान प्रदर्शन का आयोजन क्यों किया गया था? उसके पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य होगा, कोई भी काम करते हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन था विभिन्न व्यवसायों के लिए शिक्षार्थियों को प्रशिक्षित करना, अलग अलग व्यवसाय के लिए, मतलब कि नौकरी के लिए, जो ऑक्यूपेशन होगा बाद में उसके लिए प्रशिक्षित करना है। तब विज्ञान प्रदर्शनी में तो विभिन्न व्यवसाय नहीं, सिर्फ विज्ञान संबंधित होगा, तो पहला ऑप्शन आपका इसी तरह से स्किप हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना। तीसरा ऑप्शन है विद्यालय का नाम प्रसिद्ध करना, जो विद्यालय करा रहा है इससे नाम विद्यालय का प्रसिद्ध होगा। तो ऐसी तो नहीं है बात, बहुत विद्यालय ऐसा कराते हैं, तो ये ऑप्शन नॉर्मली एक दृष्टि से लगता है लेकिन ये नहीं होगा आपका। और चौथा है अभिभावकों को संतुष्ट करना। सिर्फ अभिभावकों को संतुष्ट करने से नहीं होगा, बच्चे को पढ़ाई भी देना पड़ेगा। तो इसमें आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, कि शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध करना। अगर हम लोग विज्ञान प्रदर्शनी यूज करते हैं, अलग अलग तरह का इवेंट्स स्कूल में रखते हैं, तो बच्चे इससे से अधिक सीखते हैं और कुछ ना कुछ सृजन करते हैं। और जब विज्ञान का बात है, कुछ ना कुछ क्रिएटिव दिमाग बच्चों का प्रयोग होगा तो वो कुछ ना कुछ सीखेंगे, कुछ नया इवेंट करेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 नंबर हो जाएगा। ओके, ठीक है साथियों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो और इसमें आप लोग क्या कीजिएगा, जो आदमी आपको लग रहा है तो वो आप लोग कॉपी में लिखिएगा आंसर और उसे मिलाइएगा। 79 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है। इसके पार्श्व में निहित उद्देश्य है डैश को बढ़ावा देना। इससे क्या बढ़ावा देना चाह रहे हैं? तो हमारा ऑप्शन पहला है ज्ञान का संबंध एवं स्थानांतरण, ज्ञान का संबंध एवं स्थानांतरण। दूसरा है व्यक्तिगत भिन्नताओं। तीसरा है शिक्षार्थी स्वायत्तता। और चौथा है पुनर्बलन। तो सिंपल सी बात है कि कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया हो रहा है, तो इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो चल रहा है, और यहाँ पे क्या शिक्षक बच्चों को ज्ञान का पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पनाओं के साथ जोड़ते भी है, नया नया संकल्पना के साथ जोड़ते हैं। तो जब कोई चीज़ जोड़ने का बात हो रहा है, कोरिलेशन का बात हो रहा है, तो सहसंबंध
कहाँ क्या चीज़ का बात हो रहा है, सहसंबंध का बात हो रहा है, जोड़ने में सहायता करता है। इसके लिए पास निहित क्या उद्देश्य है, तो आपका उद्देश्य आप लोग को आंसर दिख गया होगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ज्ञान का सहसंबंध एवं स्थानांतरण। क्या हो जाएगा आपका आंसर, ज्ञान का सहसंबंध एवं स्थानांतरण। ओके, सहसंबंध कोरिलेशन हो रहा है, स्थानांतरण मतलब एक चीज से दूसरे चीज में ज्ञान का हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। 80 नंबर हमारा क्वेश्चन है। 80 नंबर में क्वेश्चन क्या है हम लोग देख लेते हैं एक बार। प्रयोग और प्रयोगात्मक कार्य करते हुए श्याम का निष्पादन कक्षा में सर्वश्रेष्ठ होता है। प्रयोग और प्रयोगात्मक कार्य करते हुए श्याम का निष्पादन कक्षा में सर्वश्रेष्ठ होता है। उसे बहुत सृजनात्मक शिक्षार्थी माना जाता है, बहुत ही वो क्रिएटिव वर्क करते रहता है। इसके लिए वह डैश के द्वारा संकल्पनाओं को सीखती, डैश के द्वारा संकल्पनाओं को सीखती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि श्यामा नाम होना चाहिए, यहाँ श्याम लिखा हुआ है, सीखती है। तो पहला है अनुकरण के द्वारा, दूसरा है अभिसारी चिंतन, तीसरा है अपसारी चिंतन और चौथा है मॉडलिंग। तो मैं यहाँ आपको अभिसारी और अपसारी चिंतन के बारे में क्लियर पहले कर देना चाहता हूँ, क्या क्या चीजें होती हैं। तो पहला आप लोग देखिए, अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन में डिफरेंस। आपका जो अपसारी चिंतन होता है उसे बोलते हैं, जो 3 नंबर ऑप्शन है, डाइवर्जेंट थिंकिंग। ऐसा चिंतन जिसमें हम किसी भी विषय वस्तु के बारे में भिन्न भिन्न प्रकार से सोचते हैं। एक, अगर दूसरे शब्दों में अगर हम लोग समझते हैं, इसका मतलब होता है क्या, अपसारी चिंतन एक ही समस्या के समाधान के लिए विभिन्न विधियों के द्वारा विचार करता है। जैसे कोई समस्या है, आपको अलग अलग ढंग से उसमें सोच रहे हैं, अलग अलग क्रिएटिव दिमाग लगा रहे हैं, तो आपका दिमाग क्या हो रहा है, डाइवर्जेंट हो रहा है, तो वो अपसारी चिंतन होता है। अभिसारी चिंतन क्या होता है, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में हम लोग कन्वर्जेंट थिंकिंग। ये होता है, यह एक ऐसी चिंतन होती है जिसमें हम किसी भी विषय वस्तु के प्रति श्रेष्ठ विचार करते हैं। इसे अभिसारी चिंतन, तो कोई भी एक फिक्स्ड आंसर, कोई भी एक अच्छा जो आंसर एक बार में आंसर। लेकिन अपसारी चिंतन में क्या होता है, अधिक से अधिक थिंकिंग करते हैं। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन पूछा रहा है कि वो सर्वश्रेष्ठ है और निष्पादन कक्षा में करता है, और प्रयोग जब प्रयोग करेगा तो एक से कभी हम लोग प्रयोग करेंगे तो ऐसा आंसर आएगा, फिर प्रयोग करेंगे दूसरा आंसर आएगा, मतलब अलग अलग आंसर आ रहा है, थिंकिंग भी अलग अलग हो रहा है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 नंबर जो हमारा है वो अपसारी चिंतन। तो जिन जिन लोगों ने अपसारी चिंतन दिया है, डाइवर्जेंट थिंकिंग दिया, उसका आंसर सही है। तो असी में क्या हो गया हमारा, अपसारी चिंतन। और अनुकरण तो किसी का पालन करना, और मॉडलिंग मतलब किसी चीज के बारे में मॉडलिंग कर रहे हैं, उसका हम कॉपी कर रहे हैं, उस तरह से हम लोग चल रहे हैं। तो ये दोनों ऑप्शन छट रहा है हमारा। अब हम लोग आगे तरफ बढ़ेंगे। आप लोगों को अगर अच्छी तरह से समझ में आ रहा है तो इस चैनल को जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आए, नहीं आए तो नहीं कीजिएगा, है ना, कोई ये नहीं है। तो आगे हम लोग 81 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। डैश के अलावा बच्चे के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारकों में निम्नलिखित सभी शामिल है। डैश के जब अलावा का बात हो, नहीं का बात हो, इस चीजों को सीटेट पे ध्यान देना है। ये ऑप्शंस जो है आपको वो क्या करना है, हटा देना है। क्या करना है, हटा देना है। तो यहाँ पे कहा डैश के अलावा, तो एक ऑप्शन जरूर होगा जो नहीं होगा, और 3 ऑप्शन सही होगा, तो उसे हम लोग ढूंढते हैं। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है शारीरिक गठन, दूसरा है संस्कृति, तीसरा है शिक्षा की गुणवत्ता, चौथा है पौष्टिकता की गुणवत्ता। तो आपको बता मैं देता हूं कि बच्चे के विकास को आकार देने में संस्कृति, शिक्षा की गुणवत्ता, पौष्टिकता की गुणवत्ता, ये सब असर करता है डेवलपमेंट में, लेकिन शारीरिक गठन असर नहीं करता है। शारीरिक गठन बहुत ही कम असर करता है। किसी कोई मोटा पतला किसी भी तरह का है तो ऐसा नहीं कि डेवलपमेंट नहीं होगा, थिंकिंग नहीं होगा, अलग अलग चीजें डेवलप नहीं होगा, ज्ञान नहीं प्राप्त करता। तो हम इस ऑप्शन को कम महत्व देंगे, तो शारीरिक गठन आपका एक जो नंबर है वो आपका आंसर हो गया। तो जिन जिन लोगों ने 1 नंबर सोचा था उसका सही है। तो हम लोग अब आगे फिर बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 82 नंबर। सीमा प्रत्येक पाठ को रटकर तुरंत सीख लेती है, जबकि लीना चर्चा में एवं ब्रेनस्टॉर्मिंग मस्तिष्क आलोडन के बाद प्रत्येक पाठ को समझती है।
यह डैश के विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत करता है। दो, सीमा और लीना, दो को भी स्टूडेंट है, वो एक आदमी क्या है तुरंत रट कर कुछ सीख लेता है, और दूसरा क्या है ब्रेन स्टॉर्म। ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब क्या होता है, थिंकिंग जो करना अपसाइड तरीके की तरह करना, मतलब अलग अलग कोई भी मुद्दा पे एक तरह से हम लोग आंसर नहीं देंगे, अलग अलग तरह से सोचेंगे। कोई काम अगर हम लोग कर रहे हैं, जैसे कोई हम लोग नया प्रोजेक्ट शुरू करते हैं या कुछ हम लोग करना चाहते हैं, कोई काम करना, तो हम लोग सोचते हैं इसका सही होगा गलत होगा, फ्लॉप होगा या फेल होगा, क्या करें नहीं करें कैसे करें। तो अलग अलग सब कंक्लूजन सभी एंगल से देखने के बाद हम लोग कोई नया कदम उठाते हैं। तो वही बात है, यहाँ पे जो लीना के बारे में चर्चा चल रहा है वो ब्रेन स्टॉर्मिंग करना, मतलब दिमाग पे जोड़ रही है और क्या सही एस्पेक्ट्स होगा उसे चुन रही है। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा कि तो यहाँ पे जो दोनों में जो डिफरेंसेस आ रहा है एटीट्यूड में, किस चीज़ का डिफरेंसेस आ रहा है, दोनों में क्या चीज़ का अंतर है, अंतर संबंध है, संबंध तो बात नहीं, एक अलग तरह सोच रही है, एक अलग तरह सोच रही है। दूसरा हमारा ऑप्शन कह रहा है कि वो व्यक्तिगत भिन्नताओं, और तीसरा है समान से विशिष्ट की ओर। समान से विशिष्ट ओर की बात यहाँ पे नहीं हो रहा है, निरंतरता कंटिन्यूटी की भी बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है कि दोनों लड़कियों में जो थिंकिंग डिफरेंसेज है, तो यहाँ पे तो क्या यहाँ व्यक्तिगत भिन्नता, दोनों में क्या है इंडिविजुअल डिफरेंसेज है, तो व्यक्तिगत भिन्नता, विकास खतम व्यक्तिगत भिन्नता को मैंने बारे में बताया। वहाँ पे क्या होता है कि जब एक ही क्लास में आप लोग देखते हैं कोई बच्चे को 10 नंबर में 8 नंबर आता है, किसी बच्चे को 10 नंबर में 5 नंबर आता है, क्यों होता है, दोनों का थिंकिंग में इंडिविजुअल डिफरेंसेज होता है। ओके, चलिए तो अब हम लोग आगे फिर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ड्रॉवर क्वेश्चन है हमारा 83 नंबर। सहयोगात्मक अधिगम में पुराने एवं अधिक दक्ष विद्यार्थी छोटे एवं कम कुशल विद्यार्थियों का आकलन करते हैं। इसका परिणाम है उच्च उपलब्धि और स्वगरिमा, उच्च नैतिक विकास, समूह में द्वंद्व, गहन प्रतियोगिता। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, आप लोग देखे होंगे अपने क्लास स्कूल में बहुत से जो सीनियर बच्चे होते हैं, जो स्टूडेंट छोटे स्टूडेंट होते हैं, जूनियर स्टूडेंट होते हैं या फिर उससे कम तेज होते हैं, उसे हेल्प करते हैं, चाहे वो किसी समस्या का समाधान करने में हो, या फिर शिक्षक क्या करते हैं बच्चे से कुछ आकलन करवाते हैं, कुछ एवोल्यूशन मतलब मूल्यांकन करते हैं, कुछ चेक करने देते हैं, कुछ बताने के लिए देते हैं। तो ऐसा ऐसा करने से क्या लाभ होगा, तो उच्च उपलब्धि और स्वगरिमा, अगर जो बच्चा तेज है वो इस तरह से करेगा, उसका क्वालिटी और डेवलप होगा, और साथ ही साथ उसे गरिमा भी होगा, उसे दूसरे और छोटे बच्चे उससे प्रेरित होंगे कि वो मेरे ही क्लास में पढ़ता है, हमसे अच्छा जान रहा है और वो खुद मूल्यांकन कर रहा है, और जो जो लड़का मूल्यांकन कर रहा है उसका गरिमा भी बढ़ेगा। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक नंबर उच्च उपलब्धि और वो स्वगरिमा, ये सबसे बेटर ऑप्शन है। तो जिन लोगों ने ये सोचा था बहुत अच्छा सोचा है। चलिए तो हम लोग आगे फिर बढ़ेंगे। मैं एक बार बता देना चाहता हूँ, हम लोग जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको करने से हमें ये लाभ हो जाएगा कि हम लोग इसी पैटर्न पे जितना क्वेश्चन पूछा जाता है उसे हम लोग बना लेंगे। इस तरह से हम लोग सभी क्वेश्चन सीरीज करेंगे, जहाँ अभी तक 2019 लास्ट तक जो दिसंबर तक है सबको कर लेंगे, उसके बाद हम लोग फिर एग्जाम का जो भी क्वेश्चन उस पर फिर डिस्कस करेंगे। तो हमारा 84 नंबर क्वेश्चन आ गया है, डिसलेक्सिया मुक्त डैश की समस्या के साथ संबंधित है। डिसलेक्सिया सुनने, बोलने, बोलने और सुनने, पढ़ने, डिसलेक्सिया। तो यहाँ डिसलेक्सिया क्या है, एक अधिगम अक्षमता है, एक ऐसी बीमारी होती है कि मतलब जो बच्चा ठीक ठाक होने के बाद भी लेकिन किसी कारण से वो बोल नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता, लिख नहीं सकता, तो ये बीमारी का सीरीज है। मैं आप लोगों को इसका ट्रिक बताऊंगा एक दिन, एक स्पेशल क्लास होगा अधिगम अक्षमता पे। तो अभी इस ऑप्शन पे अगर हम लोग चलते हैं तो 84 में हमारा क्या है, डिसलेक्सिया पढ़ने की अक्षमता, क्या बोलेंगे उसको हम लोग, ये डिसलेक्सिया बीमारी में क्या होता है बच्चे ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा 4 नंबर, 84 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ओके, तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं। 85 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना डैश सहायता करता है। ये क्वेश्चन मैं बताता हूँ 2011 में पूछा था और फिर 2012 में पूछा। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो डायरेक्ट उठा के देते हैं, और बहुत ऐसे सारे क्वेश्चन होते हैं जो उसका कुछ लैंग्वेज चेंज नाम उम चेंज करके दिया जाता है। तो आप लोग प्रीवियस ईयर बनाने से बहुत ही प्रॉफिट है, और इस तरह से समझते हुए करेंगे तो आपको किसी भी तरह की समस्याएं नहीं आएगी, है ना साथियों। चलिए तो आगे हम लोग 85 में क्वेश्चन में क्या है, इस तरह का प्रयोग करने से क्या लाभ होगा। पहला, शिक्षार्थियों में निहित भाषा एवं सांस्कृतिक विविधताओं का ध्यान रखने में। नेक्स्ट है हमारा सही दिशा में विद्यार्थियों की ऊर्जा का सारणीकरण करने में।
तीसरा है पाठ को आनंददायी और रोचक बनाने में, और चौथा स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देने। देखिए ऐसा है कि अगर हम लोग ईवीएस पाठ है तो ईवीएस में कविता या कहानी कथन को जोड़ते हैं, इससे सबसे अधिक प्रॉफिट ये होता है कि बच्चे में जो होता है स्थानीय उस किसी पार्टिकुलर प्लेस का जो वैश्विक स्तर, जो विश्व स्तर पे जो भी चीज़ें होती है वो जानने का कोशिश करते हैं, और इस तरह से उसका रियल लाइफ इंस्ट्रक्शन होता है, और जो दैनिक जीवन से वो जुड़ते हैं तो इससे उसका ज्ञान अच्छी तरह से बढ़ता है और उसे किसी भी तरह का समस्याएं नहीं होती। तो हमारा ऑप्शन इसमें सबसे परफेक्ट ऑप्शन जो है हमारा 4 नंबर है, या स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देने में। ठीक, तो इस तरह से हम लोग पूरा कंप्लीट क्लासिफिकेशन करते हुए क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और उसे समझेंगे। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 86 नंबर क्वेश्चन आ गए हैं हम लोग। 86 नंबर क्वेश्चन पे है, एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य, श्रव्य मतलब सुनना, दृश्य मतलब देखना, ऑडियो वीडियो है ना, ऑडियो वीडियो सामग्रियों एवं शारीरिक गतिविधियों और पोस्टर शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है क्योंकि ये प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं। दूसरा ऑप्शन है शिक्षार्थियों को दिशा परिवर्तन उपलब्ध कराते हैं। चौथा है अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं, और शिक्षक को आराम उपलब्ध कराते हैं। तो आराम का बात तो है नहीं, आराम वाली बात नहीं हो रही है कि इससे ऑडियो वीडियो आराम हो रहा है, गेस्टर भी यूज करा तो आराम की बात तो है नहीं, तो ये ऑप्शन तो आपका हट ही जा रहा है। तो 86 का है क्या, अधिगम इंद्रियों का उपयोग। इंद्रियां क्या होता है, ज्ञान इंद्रियां हमारा 5 सेंस ऑर्गन्स है, इसमें से 2 का प्रयोग हो रहा है, दृश्य श्रव्य है ना। तो यहाँ पे हम कौन ऑप्शन को लेके चलेंगे, तो आप लोगों का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 3 नंबर। 3 नंबर में क्या आ जाएगा, अधिगम विधि एवं अधिगम की इंद्रियों का उपयोग करते हैं, अधिगम विधि एवं अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं। ओके, और इस तरह से पढ़ाने से बच्चे में क्या होता है, ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करने से बच्चे में बहुत इंटरेस्ट, रुचि भी बना हुआ रहता है। तो ये सब तरीका बहुत अच्छा है, और अभी न्यू टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा सब कोई पढ़ रहे हैं। हम लोग भी क्या कर रहे हैं, गैजेट से पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, हम लोग सेम टू सेम रुचि बना हुआ था और पढ़ने में मन भी लगता है। 87 नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चे आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका। प्राथमिक स्तर पर बच्चे का आकलन मतलब किसी बच्चे का आकलन करना है, मूल्यांकन करना है, उपयोग करना डैश है, पोर्टफोलियो है, आवधिक परीक्षा है, गृह कार्य है, योगात्मक कार्य है। तो आप लोग पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो बार बार सुनते हैं, तो पोर्टफोलियो के बारे में मैं बताता हूँ कि यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में क्या होता है, अलग अलग तरह से बच्चे का टेस्ट करते हैं। आवधिक टेस्ट हो गया आपका, उसका मूल्यांकन किया जाता है, बच्चे में क्या क्या गुण है, नहीं है गुण, क्या व्यवहार है, किस तरह से वो बिहेव कर रहा है, सब कुछ का अध्ययन। और प्राथमिक स्तर की बात हो रही है तो इस पोर्टफोलियो विधि से अध्ययन करने से बच्चे के बारे में अच्छी तरह से हमारा मूल्यांकन हो जाता है, तो आकलन हो जाता है। तो हमारा सबसे अच्छा ऑप्शन क्या हो जाएगा, पोर्टफोलियो। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में आप लोग देखिए क्या है कि डैश के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधि, अलावा, अलावा केवल नहीं, ये सब ऑप्शन को तुरंत आपको टिक करना है। जब क्वेश्चन बनाते हैं सीटेट में अंडरलाइन कर दीजिए सेट, अलावा है, नहीं है, केवल है, ये सब नेगेटिव सेंस वाले क्वेश्चन हैं। तो एक ऑप्शन जो होगा उसमें गलत होगा और 3 ऑप्शन सही होगा। तो व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने, डैश के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन की पढ़ाने की विधियां हैं, व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने, समस्या समाधान, सहयोगात्मक अधिगम, निर्देशित खोज। तो मैं बताता हूँ, जो पहला ऑप्शन है व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करना, मतलब जो लेक्चर मेथड होता है, और ये अमनोवैज्ञानिक मेथड है। मैं आप लोगों को बताता हूँ अमनोवैज्ञानिक, इससे बच्चे कम प्रभावित होते हैं और सब मेथड के कंपेरिजन में। तो हम लोग व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने से नहीं मानेंगे, ठीक है, ये क्या भाषण विधि हो गया, मैं भाषण दे रहा हूँ आप सुनते हैं, तो इससे बच्चे कम इंटरेक्ट होते हैं। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें आपको अलावा चुनना है, तो आपका क्या हो जाएगा इसमें, तो 1 नंबर हो जाएगा, व्याख्यान द्वारा स्पष्ट करना। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत है। और समस्या समाधान सबसे अच्छे तरीका, सहयोगात्मक अधिगम, बच्चे को हेल्प करना है, निर्देशित खोज, कोई बच्चे में खोज करने पे करना, तो ये सब चीज़ें क्या है, अच्छा, तो ये क्या है आपका सही है। ओके, तो आप लोग फिर हम लोग, आप लोगों को कैसा ये लग रहा है ये सेशन, तो आप लोग बताइएगा। फिर इसमें फिर हम लोग क्या करेंगे, तब नेक्स्ट सब्जेक्ट को फिर जोड़ेंगे ईवीएस के बाद। 88 हो गया। अब हमारा 89 क्वेश्चन है,
पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को विशेषतः प्रयोग पर ध्यान देना चाहिए, विशेषतः पुस्तकों और परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए, बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना व सम्मान देना चाहिए, अभिभावकों के विचारों को स्वीकार करना व सम्मान देना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभिभावकों के विचारों, तो आपको जो ईवीएस वाले टीचर हैं, मैं एक बात यहाँ पे स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, जो भी आप लोग जो प्राइमरी स्कूल में टीचर बनेगा 1 to 5 में, आपको सब्जेक्ट का लिमिटेशंस नहीं है, आपको कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए मिल सकता है, चाहे वो ईवीएस हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, है ना, मैथ्स हो, जो भी 5 क्लास तक में चलता है। तो आप लोग जो ईवीएस के शिक्षक होंगे, तो कोई भी क्लास में हो, तो ईवीएस के शिक्षक में क्या गुण होना है, क्या होना चाहिए, तो सबसे बड़ी बात है क्या, जब पढ़ाने की बात है, बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना व सम्मान देना चाहिए, कि बच्चे किस तरह से सोचते हैं, उसका दृष्टिकोण है क्या, उसे अगर हम लोग जानेंगे तो उसे अच्छी तरह से समझ पाएंगे और उसे अच्छी तरह से ईवीएस को पढ़ा पाएंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन, बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना और उसके दृष्टिकोण में कुछ अगर कमी है वैसे उसे बताना, कोई जानकारी में अभाव उसे जानकारी देना, तो ये सबसे आपका अच्छा ऑप्शन हो जाएगा 89 का 3। अब हमारा आज हमारा लास्ट क्वेश्चन आ गया है, इसको हम लोग देखते हैं कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को डैश उपलब्ध कराना चाहिए। इकाइयों के अंत में, पाठ के अंत में, प्रकरणों के अंतःनिर्मित पुस्तक में अलग अलग स्थलों पर। तो मैं बताता हूँ, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में जो अभ्यास मतलब जो एक्टिविटी है या फिर जो प्रश्न क्वेश्चन या कुछ गतिविधि देते हैं, कहाँ पर, तो प्रकरण में अंतःनिर्मित होना चाहिए। ये सबसे ऑप्शन अच्छा क्या हो जाएगा, जो भी प्रकरण जो भी चीज पढ़ा रहे हैं उसी के बीच में अगर हम देंगे तो सबसे अधिक बच्चे सीखेंगे, साथ साथ वो पढ़ भी रहे हैं, साथ साथ गतिविधि भी कर रहे हैं, साथ साथ उससे समस्याओं का समाधान करना उसे बहुत ही आसान हो जाएगा। ओके, इस तरह से हम उसे पढ़ाएंगे। चलिए, तो जो हमारा होमवर्क सेशन वो यहाँ पे आ गया आप लोगों का क्वेश्चन, तो आप लोगों को इस क्वेश्चन को हम लोग स्क्रीनशॉट लेंगे और वीडियो को पॉज करके इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। पहला जो क्वेश्चन है हमारा ये ईवीएस से ही है, और आप लोग इसका कमेंट दीजिए, तो फिर इसका हम लोग नेक्स्ट सेशन में इसका आंसर करेंगे और समझेंगे, साथ साथ आप लोगों का नाम भी हम लोग वीडियो में लेंगे। और आप लोग जितना क्वेश्चन है आप लोग समझे हैं, आप लोग घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और साथ साथ पढ़िए, और हम लोग निश्चित ही इस बार जो सीटेट आने वाला एग्जाम है उसे अच्छी तरह से करेक्ट करेंगे, सभी समस्याओं को, सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझते हैं। ओके, धन्यवाद।